धाकड़ खबर, बेखौफसुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। वैश्विक हलचल, जी हां, वैश्विक हलचल का वो ताजा बुलेटिन लेकर एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हो चुके हैं, जिसमें बात करते हैं देश ही नहीं दुनिया भर के समाचारों की और जिक्र करते हैं खास तौर पर गाजा यानी फिलिस्तीन से जुड़ी हुई कुछ खास खबरों का। और इस सब पर हमारा साथ देते हैं कृष्णकांत जी यानी के जी, जो भारतीय वायुसेना के रिटायर्ड ऑफिसर है, जियो पॉलिटिक्स पर वाकई में अपनी पैनी नजर रखते हैं। बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। थैंक यू मिस्टर अकरम। खबरों की शुरुआत कर लेते हैं, क्योंकि आपका तकाजा मुझ पे रहता है कि कम वक्त में ज्यादा खबरें लोगों तक पहुंच जाएं, क्योंकि हम जिस प्लेटफॉर्म पर बैठे हैं लोगों की आदत नहीं है लंबा समय यहाँ पर दें। तो पहली जो खबर हमारे पास आई है वो है मोदी सरकार, या यूं कहें कि भाजपा के हवाले से बहुत सारे देशों को लाकर या बहुत सारे देशों की राजनीतिक पार्टियों को लाकर वो 2024 का चुनाव दिखाना चाहते हैं। सवाल ये क्यों? जी हाँ, ये 2024 का चुनाव दिखाना चाहते हैं और कहते हैं कि यह एक महापर्व है डेमोक्रेसी का, प्रजातंत्र का। हालांकि क्या हो रहा है वो नजर आ रहा है, और पूरी दुनिया भर में जहां अमेरिका, जर्मनी और अन्य देशों में भी यह पूरी तरह से शोर हो रहा है कि भारत में डेमोक्रेसी का आधार नहीं, चुनाव बिल्कुल ही फ्री एंड फेयर नहीं है। अपोजिशन के लीडर जेल में बंद किए जा रहे हैं, 250 से 300 दूसरे विपक्ष के नेता को इन्होंने ईडी के द्वारा और दूसरे तरीकों से धमका के, डरा के, जेल में डाल के अपने खेमे में लेकर आए हैं, और येन केन प्रकारेण चुनाव जीतना चाह रहे हैं। ईवीएम के ऊपर भी संदेह है, वह एक मास हैकिंग नहीं है, लेकिन इंडिविजुअल ईवीएम में हैकिंग जहां तक मुझे व्यक्तिगत रूप से लगता है 10% तक है। और इसको दिखाने के लिए, उसको छुपाने के लिए करें कि देखो मैं भी तो दुनिया को बुला रहा हूं, बड़े ही स्वतंत्र तरीके से हो रहा है, और वो लोग आए और इनके पक्ष में ही करेंगे। आपको याद होगा कि कश्मीर में भी जब शुरू में वहां पर हमारी सेना घुसी थी और आर्टिकल 377 को ध्वस्त किया गया था, वहां के सरकार को जो भी उसके लोग थे उसको अंदर कर दिया गया था, तो विदेशों से कुछ ऐसे लोगों को एमएलए एमपीज वहां के जो पार्लियामेंटेरियन थे बुलाया गया था, खासकर यूरोपियन यूनियन के वहां से, दिखाने के लिए कि देखो यहाँ कितना स्वतंत्र है। वास्तव में कई लोगों को पता भी नहीं था कि इस तरह की चीजें हैं। जब पता चला तो उन्होंने कहा कि हमें इससे कुछ भी लेना देना नहीं है, ये हमसे गलती हो गई। जी बता रहे हैं कि चाइना को आमंत्रित नहीं किया गया है। हाँ, चाइना को आमंत्रित कर सकते थे, चाइना इनके खिलाफ नहीं बोलता, क्योंकि चाइना का सामान यहाँ बिक रहा है, चाइना को ऐसे बहुत बड़ा फायदा है, लेकिन चाइना को तो लाल आंख दिखाने की बात है। तो यहाँ के जो उसके समर्थक हैं, जो भक्त हैं, उनको ये क्या जवाब देते, इसलिए इनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता, इसलिए चीन को इन्होंने नहीं बुलाया। क्या आपने बताया है, भक्त जो है भड़क जाते हैं, लेकिन भक्त भड़कते नहीं हैं। भक्त तो बड़े खुश हैं, क्योंकि साहब अब कुछ भी कर लें, अपने साथ भ्रष्टाचारियों को खड़े होकर मंच से भ्रष्टाचार पर बड़ा लंबा चौड़ा प्रवचन दे लें। मालदीव से खबर है सर, वहां की पूर्व मंत्री हैं, उन्होंने अशोक चक्र का कोई अपमान कर दिया और अब माफी मांग रही हैं। हाँ, मरियम शिवना। ये यूं हुआ कि वहां की विपक्षी दलों ने कुछ डाला होगा अपने सोशल मीडिया पर, और उनका जो भी उनका निशान है, तो उस निशान को हटाकर इन्होंने कंपस मतलब जो डायरेक्शन दिखाता है उसको हटाकर इन्होंने उसको अशोक चक्र लगा के एक तरह से व्यंग किया, और कहने का यह मतलब है कि देखो ये भारत के पिट्ठू हैं। और लेकिन जब बाद में हंगामा हुआ, और अभी भारत नहीं चाहता है कि उसका संबंध खराब हो, एक जगह जहां भी मौका मिलता है, चूंकि चुनाव आ रहा है, इसलिए उन्होंने वहां से बुलाकर वहां के कई खाद्य सामग्रियों पर काफी छूट देकर और अपने यहाँ जो बैन किया था उसको किया। तो इसलिए उन्होंने वहां पहुंच की होगी, मोइजू को बोला होगा कि भैया इस पर क्यों ऐसा कर रहे हो, तो उन्होंने उस चीज को हटाकर और एक माफी मांग ली, और वह उसी का बाय लाज हिस्सा है। वैसे मेरे हिसाब से यह कोई महत्वपूर्ण मुद्दा नहीं बनता है जहां तक उस देश के लिए है, और इवन हमारे देश के लिए। जी लेकिन चल तो रहा है ना, बांग्लादेश और मालदीव में चीजें रुक क्यों नहीं पा रही हैं, या सिर्फ वहां पर राजनीति की वजह से चीजें हो रही हैं? वहां पर केवल बांग्लादेश और मालदीव के विपक्षी नहीं, बल्कि अमेरिका का भी हाथ है, जहां हमारे सरकार ने कभी कहा था लुक ईस्ट, यानी कि हमारे नॉर्थ ईस्ट के जो 7 राज्य हैं, कहने का ये मतलब था कि वहाँ कोई विकास नहीं हो रहा। अब क्या विकास हुआ तो वहाँ के लोग बताएंगे, हमें भी अच्छी तरह से पता है। और खासकर जो हमारे पूर्वी क्षेत्रों में जो हुआ,
और वहाँ की जो स्थिति जो भयानक रूप से गड़बड़ाई, औरतों के खिलाफ भी जो किया गया, आगजनी की घटनाएं हुई, वो हमें पता है। लेकिन जो अभी की सरकार है, जो उसकी नीतियां जो पैदा बन रही है, और जो लुक ईस्ट की तरह लुक साउथ एशिया में जो अमेरिकी नीति बन रही है, और उसमें बांग्लादेश, म्यांमार, नेपाल में भी पहुंच रहे, भारत में तो ही है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इंडिया, आखिर क्या हम इंडिया को यूनाइटेड स्टेट्स के नाम पर क्या कहें, वह क्यों सोशल मीडिया में आ रहा है, वह खुलेआम दिखलाता है कि किस तरह से अमेरिकी हाथ इसमें है। जी बिल्कुल। अगली खबर इसी से जुड़ी हुई है। म्यांमार में जिन रोहिंग्यास को मारा काटा गया, भगा दिया गया, अब बताया जा रहा है वहां की सेना उनसे मदद मांग रही है। ऐसा क्यों? म्यांमार सरकार, जो मिलिट्री सरकार है, उसका बुरा हाल है। वहां पर पूरी तरह से विरोध हो रहा है, पहले के तरीके का नहीं रहा। उस सरकार ने, जो वहां की चुनी हुई सरकार यानी सू की सरकार को, हालांकि उन्हीं के मदद से मिलकर इन्होंने हजारों लाखों मुसलमानों को, वहां से रोहिंग्या मुसलमानों को बेघर किया, उनको विवश किया कि वो बांग्लादेश और इंडोनेशिया तक भागे। वहाँ उनको लोग भागे, औरतों के साथ बहुत ही बुरा व्यवहार किया गया। 30 से 35 हजार इंडिया में भी वहाँ के शरणार्थी आए, कई वहाँ से वापस भी चले गए हैं। और अब वहाँ का जो प्रतिरोध दल है, वहाँ का जातीय आधार पे, खास करके वहाँ के लोगों को जो बेस है, उन लोगों ने अपना एक मूवमेंट रेसिस्टेंस फोर्स तैयार किया है। और वहाँ के म्यांमार के सेना से भी वहाँ के कई लोग छोड़ के भाग के इनके साथ शामिल हुए। जब आंदोलन खड़ा होता है तो तुम्हारी सरकार का जो आधार है, सेना, अंतिम आधार बचता है। जहां तक प्रशासन, पुलिस, ये सब खत्म हो चुके रहते हैं। जहां तक न्यायालय कोई पूछता नहीं है, न्यायपालिका को उठा के फेंक दिया गया, सेना ही बचती है पूरी तरह से क्रश करने के लिए। सेना के हिस्सा से टूटना शुरू हो गया, क्योंकि सेना के जो जवान है वहां म्यांमार के या किसी भी देश के, वह मुख्यतः किसानों और मजदूर वर्ग से आते हैं, जिसकी तुमने हालत बुरी कर रखी। और अब म्यांमार की सरकार, म्यांमार की सेना हार रही है, उनको मौका नहीं मिल रहा है, कहीं से कोई जाने को तैयार नहीं हो रहा है, तो ये इनके पास जाके, हालांकि जबरदस्ती कर रहे हैं। जो वहां की खबर आई है बीबीसी के माध्यम से और इनके माध्यम से, कि जबरदस्ती इनको 100 के करीब पकड़ा गया, लेके जाया गया, उनको बंदूक में गोली भरना, बंद करना, मतलब कैच करके, पुराने जमाने का 303 टाइप है, और फिर गोली चलाने की बातें सिखाई गई। और इनको फ्रंट पे अभी तक भी लेके नहीं जा सकते, रियर में, एक तरह से कहें तो रिजर्व की तरफ काम कर रहे हैं, लेकिन जबरदस्ती पकड़ा जा रहा है। और मरने से अच्छा है, बेचारे जा रहे हैं, लेकिन यदि उनको यह समझ में आने लगे तो ये बंदूक जो सामने है, पीछे भी घुमा सकते हैं ये लोग। जी चलिए, ऐसा हो भी सकता है, क्योंकि वहां पे जो हालात बन रहे हैं। अब एक खबर आई है पाकिस्तान से, बड़ी अजीबोगरीब दिलचस्प सी खबर है। एक शख्स ने अपनी पूर्व पत्नी पर आरोप लगाए व्यभिचार के, अदालत ने फैसला सुनाया कि इसको कोड़े मारो। जी हाँ, ये बड़ा ही बुरा स्थिति है। सबसे पहले तो इस पति ने, जब शादी हुई थी, शादी के भी हो गए 5 साल के पहले हो गए, और कुछ समय रहने के बाद से इसने निकाल दिया इस आरोप के कि तुम्हारा दूसरे के साथ संबंध है। उसने कितने भी मना की, नहीं माना। एक बेटी हुई तो उसके बाद से इसने इनकार कर दिया। वो खुद कोर्ट में गई और उन्होंने कहा कि भाई हमें मुआवजा मिलना चाहिए, जो भी वहाँ के नियम के हिसाब से। और कोर्ट ने आदेश किया, इसने देने से मना कर दिया, बल्कि काउंटर इसने कर दिया कि इसका व्यभिचार है, डीएनए टेस्ट कराया जाए। लेकिन बेटी वगैरह का चेहरा इस तरह से बाप से मिलता था कि डीएनए टेस्ट की जरूरत की बात नहीं बनती थी। इन्होंने खुद वापस ले लिया। और अब जाके कोर्ट ने इनको यह कहा कि आप जबरदस्ती व्यभिचार का आरोप लगा रहे हो, जबकि आप खुद बदमाशी कर रहे हो, और 80 कोड़े लगाने का आदेश दिया, और कुछ लाख में इनको वो भी दिया है, जुर्माना भी लगाया है। हालांकि इनको दंड देना जरूरी था इस तरह का, लेकिन इस तरह के दंड का मैं समर्थक नहीं हूं। सऊदी अरबिया ना बने, यह मतलब बिल्कुल पुराने जमाने में 4वीं-5वीं शताब्दी में जा रहे, उस समय भी शायद इस तरह का था कि नहीं था। यह गलत बात है कि सार्वजनिक रूप से कोड़े लगा रहे हैं और वो कर रहे हैं। जी नहीं, बगल में तालिबान है तो कुछ असर तो पड़ता होगा ना पड़ोसी का। खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलेगा। बिल्कुल, वह तो है। तालिबान में तो खुलेआम हो रहा है, औरतों को भी कोड़े लगाए जा रहे हैं। और दुनिया, इस आज की जो पूरी दुनिया की जो आर्थिक नीति जो है, आर्थिक तौर तरीके है, जिसका यह बाई प्रोडक्ट है, उसी से आ रहा है। जिसमें हम आपने तालिबान का नाम लिया, पाकिस्तान है, सऊदी अरबिया है, भारत की स्थिति जो बढ़ रही है, म्यांमार की भी हमने बात की, यूक्रेन में हम देख रहे हैं। जी
लोग खुदा बनने की कोशिश ना करें, खुद को खुदा ना समझे, लिंग परिवर्तन कराएं कर लड़का लड़की ना बने, लड़की लड़का ना बने, और ना ही ये जो किराए की कोख है ये सब होना चाहिए। ये बात वेटिकन से जारी की गई है, इसे कैसे देखते हैं आप? ये अभी अजीब स्थिति है, जहां एक तरफ हमने अभी तुरंत बात की, दूसरी तरफ वहां के पोप फ्रांसिस, इन लोगों ने किताब निकाला हुआ है इन्फिनिटी डिग्निटी, इनफाइनाइट डिग्निटी, जो कहे मतलब अनंत समय के लिए डिग्निटी बना रहे हैं। किसकी डिग्निटी बना रहे हैं? आज मानव जाति की जो हालत है, यदि इनको गाजा में नजर आता है, इन्होंने हालांकि बार बार कहा है कि युद्ध बंद करो, लेकिन इनके कहने का कोई असर नहीं है। आज धर्म के नाम पर यदि जनता को खुशहाल करने की कोशिश है तो वह बिल्कुल उसके विपरीत दिशा में जा रहा है, कहीं से भी उसके पक्ष में आ रहा है। अब कहते हैं कि आपने क्या कहा, कोख के किराए की जो भी है, सेरेगेसी की जहां तक बात है, लिंग परिवर्तन की बात है, सेरेगेसी में क्या खराब? अपना बच्चा नहीं पैदा हो रहा है, यदि दूसरे के माध्यम से अपने पति पत्नी करके किसी तीसरे कोख में उसको पैदा कर रहे हैं, दूसरे कोख में कर रहे हैं। विज्ञान वहां तक पहुंच गया है, आप उसको मना कर रहे हैं? विज्ञान तो कि यहां तक पहुंच गया है। सर ये तो कुदरत के खिलाफ तो कर ही रहे हैं ना, लड़का लड़की बन रहा है, लड़की लड़का बन रहा है, बताइए क्या सब चल रहा है। ये सब चीजों पे तो रोक होनी चाहिए ना सर। कुदरत तभी तक कहेंगे यदि हम डार्विन के सिद्धांत को समझें, तो कुदरत का नहीं है। कुदरत का यदि यूनिवर्स बनाया तो हम मान लेते हैं, उसके बाद से उस यूनिवर्स में पृथ्वी, जो कि पूरे समुद्र में एक बूंद के समान भी नहीं है, उसका एक कण के मामले में वहां एक परिस्थितियां हुई जहां की पृथ्वी ठंडा हुआ, समुद्र बना, और वहां से एक न्यूक्लियस टाइप के पैदा हुआ जो कि अकार्बनिक तत्वों से कार्बनिक तत्व, कार्बन मतलब जिसमें जान होने की होती है, जैसे पेड़ पौधे, हम लोग, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, है ना, और कार्बन, ये तीनों से मिला हुआ चीज जो बनता है, वहां से होते हुए लाखों वर्ष बाद सामाजिक और नैतिक मूल्य तो गिर ही रहे हैं ना इन सब चीजों की वजह से। मैं बैंक में जाता हूँ, वहां पे काउंटर में कोई बैठा है, बताइए क्या करें? ये कोई कौन सा, मतलब आप लड़के हो, लड़के जैसी भाषा में बोलो ना भाई। नहीं, वो तो मजाक है। जो जहां तक मैं जिसकी बात कर रहा हूं, जिस आर्थिक परिस्थिति के कारण जो नैतिक पतन हुआ, उसका आर्थिक आधार है। उसके लिए कुदरत को दोष ना दे, यदि कुदरत है तो, यदि नेचर को दे रहे हैं तो उसको दोष ना दे। और एक चीज जो मैं कहना चाहता हूं वह यह है कि अब गर्भावस्था में ही यह पता चल जा सकता है, मान लीजिए जो दोनों लिंग के बीच में आता है, विकृति आती है, उसको इलाज के दौरान आप ठीक कर सकते हैं कोख के अंदर में। यदि दिमागी रूप से वह यदि विकृत है, जो पैदा होने के बाद से एक समस्या बनता है पेरेंट्स के लिए, नहीं पूरे, इसके लिए उसको ठीक किया जा सकता है। यदि नहीं ठीक किया जा सकता है तो उसको हम गर्भपात कराएं, जिसके ये विरोधी है। चलिए, तो ये बिल्कुल गलत चीज है। और ये लोग जो लोग कह रहे हैं, जो जिस तरह की नैरेटिव बना रहे हैं, मैं उसका समर्थन नहीं करता हूं। आप आर्थिक सामाजिक स्थिति बदलें, आधार बदलें, ये सब चीजें अपना आप ठीक होगी। ठीक है, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। और जहां जिस जगह पे बोल रहे हैं कि आप तमाम चीजें बदलेंगे तो फिर ये सब चीजों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। चीन के विदेश मंत्री, और सॉरी, चीन पहुंच गए हैं रूस के विदेश मंत्री। क्यों पहुंचे हैं? और उस दौर में पहुंचे हैं जब फिलीपींस में अमेरिका एक्सरसाइज कर रहा है उसमें साउथ सी में, और चाइना भी अलग से मिलिट्री एक्सरसाइज कर रहा है। ये चल क्या रहा है? एक तरफ चीन के ऊपर दबाव है अमेरिका का कि तुम कोई अस्त्र शस्त्र ना दो रूस को, दूसरी तरफ चीन की खुद अपनी आर्थिक और उसी पर आधारित विदेश जो भी नीतियां हैं, उसके तहत वह सीधे के सीधे रूस को हथियार नहीं दे रहा है। शी ने एक बार कहा था, वहां के राष्ट्रपति हैं जिनपिंग ने, कि यदि हम उसको अस्त्र देना चाहें तो केवल भगवान ही उनकी रक्षा कर सकता है, यानी अमेरिका और यूक्रेन की। तो क्यों नहीं कर रहे हैं भैया आप? एक तरफ जहां उसके रशिया के समर्थन कर रहे हैं, तो क्यों नहीं कर रहे हैं? करना चाहिए था। और इस हालत में एक दोनों का, पहले के दोनों के राष्ट्रपति एक दूसरे के देश गए हैं, विदेश मंत्रियों का और डिफेंस मिनिस्टर का भी आना जाना काफी जोर शोर से हो रहा है। लेकिन इसी बीच एक खबर यह भी आया था कि चीन सीधे के सीधे ना दे के वैसे चीज दे रहा है रशिया का, जिसका इस्तेमाल डिफेंस प्रोडक्शन में होता है, स्मॉल चिप्स, जो स्मार्ट चिप्स होते हैं वो दे रहा है। वो एडवांस लिक्विड जिस और सॉलिड दे रहा है, जिससे कि रॉकेट वगैरह लॉन्च किए जाते हैं, और ऐसे भारी मात्रा में दे रहा है। और इस चीज पर जो अमेरिका कोशिश कर रहा है, फिर से हो सकता है इसके पक्ष में बात करने गए हैं। दूसरी तरफ चीन ने जो प्रस्ताव दिया था युद्ध बंदी के लिए यूक्रेन में, उस पर कुछ और बातचीत करने के लिए कहा गया हो। तीसरी तरफ अमेरिका भी काफी संघर्षरत है,
चीन के खिलाफ, और चीन उसका जवाब देने में सक्षम नहीं हो रहा है। गाजा में जो हालात बन रहे हैं उन सब पर भी फोन पे बात ना हो पा रही हो तो सामने बैठ के बात की जा रही हो? बिल्कुल वहां भी हो रहा है। क्यों? क्योंकि पैलेस्टीनियन अथॉरिटी वह जो मांग कर रही यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में कि उसको पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए, वहां भी अभी तक ऑब्जर्वर के रूप में है, उसको हटा के उस पर भी बातचीत की जा रही होगी कि हम किस तरह से इस चीज को ले आए। और नेटो के खिलाफ, नेटो में खासकर जर्मनी और फ्रांस के खिलाफ वहां की जनता भड़क रही, तो हम किस तरह से करें? जी, चीन ने कहा है कि बिना किसी वैध सबूत की, यानी कि कोई ठोस सबूत नहीं है, फिर भी अमेरिका उसके छात्रों को वहां से देश निकाला दे रहा। जी हाँ, हालांकि उनके छात्रों की संख्या बढ़ी है। पहले जहां करीब 2-2.25 लाख था, बढ़ के 3 लाख से अधिक हो गई है। हर साल वहाँ के चीनी छात्र जा रहे हैं अमेरिका पढ़ने के लिए, खासकर विज्ञान के ऊपर, साइंस के लिए पढ़ने जा रहे हैं। हो सकता है उसमें से कुछ गुप्तचर के रूप में भी हो, वहाँ कुछ बातें बता रहे हो, लेकिन किस तरह की गुप्तचरी ये कर सकते हैं यह मैं नहीं देख पा रहा हूँ। लेकिन मान लेते हैं वहाँ की सामाजिक स्थिति कर रहे हैं, वहाँ के जनता के साथ मिलके, स्टूडेंट के साथ मिलके वहाँ की बातों को बदलने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके आधार पर अमेरिका हटा रहा है तो अलग बात है। लेकिन अमेरिका अपनी दबदबा दिखा रहा है, वीजा देने से इनकार कर रहा है, एयरपोर्ट पे लैंड करने के बाद से फिर वापस कर रहा है, पढ़ने के दौरान वापस कर रहा है। तो अमेरिका अपनी दादागिरी यह दिखाने की कोशिश कर रहा है अमेरिकी जनता को कि देखो हम किस तरह से चीन को लाल आंखें दिखाते हैं। चलिए खैर, अब जो रुख कर लेते हैं फिलिस्तीन और गाजा से जुड़ी हुई खबरों का। आपकी बात पर मोहर लग गई है। अभी तक ईरान ने सीधे तौर पर इजराइल पर कोई हमला नहीं किया और आपने कहा था वो नहीं करेगा, बल्कि उसने सीरिया में अपना नया दूतावास खोल दिया है। हाँ, पहले दूतावास तो नेस्तनाबूद हो ही गया था इजरायली हमले के बाद, तो नया दूतावास उसको खोलना ही था, वह उसने खोल दिया है। और इसका जो ग्रैंड प्लान है सीरिया का पूरे मिडिल ईस्ट में, वो धीमे धीमे उजागर हो रहा है। आज समय की कमी से उस पर ज्यादा नहीं बोलूंगा, लेकिन वह ना ही केवल अपने रेसिस्टेंस फोर्सेस को मजबूत कर रहा है, बल्कि आम जनता के बीच में भी अपनी बातों को बढ़ाने का, ईरान से बाहर पूरे सीरिया में, इराक में और अन्य मिडिल ईस्ट क्षेत्रों में, यानी अरब कंट्रीज में वहां कोशिश कर रहा है कि किस तरह से जनता को वहां से अमेरिका के खिलाफ या अमेरिकी जो सैनिक ठिकाने हैं उनके खिलाफ हवा तेज करने की कोशिश कर रहा है। और वह लॉन्ग टर्म में जाने की कोशिश कर रहा है, खुद ब खुद अभी नहीं उसमें शामिल हो रहा है। जी, तो फिर तो अमेरिका सही आरोप लगा रहा है कि जॉर्डन में जो विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं इजरायली दूतावास के बाहर, लगातार वो जबरदस्त तेज होते जा रहे हैं, वो ईरान करा रहा है। उसका आरोप सही है अमेरिका का? अमेरिका का आरोप लगाना इस रूप में मायने रखता है कि अमेरिका को यह पता है कि किस तरह से, जिसको हम येलो रिवोल्यूशन कहते हैं, यानी जबरदस्ती वहां पैसे देके करें। चूंकि अमेरिका की महारथी है इसमें, उसने जैसे यूक्रेन में करवाया था 2014 में, हम बातें कर चुके हैं। अभी हाल फिलहाल में उसने अन्य जगहों में भी कई जगह करवाने की कोशिश कर रही है। हंगरी में भी चल रहा है, क्योंकि वहां के ऑरबान जो प्रेसिडेंट है वो एंटी अमेरिका और प्रो रशिया। जो हैती है, हैती में तो डायरेक्टली उसकी सेना ने कब्जा कर रखा है, वह तो है ही है। हैती भी आप उदाहरण के रूप में कह सकते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। खैर, हम आते हैं आप जिसकी आप बात कर रहे हैं, जॉर्डन की बातें। जॉर्डन में यूएस और अमेरिका का बेसिस है। जॉर्डन पैलेस्टीन के फ्रंट से सटा हुआ है और जॉर्डन जो है सो बिल्कुल इजराइल के पक्ष में है, वह नहीं हुतीज और हमास के पक्ष में है। और इसलिए वहां पे जो ईरान के समर्थन से सीरिया में जो हमास या वहां के दूसरे जो ISIS के वह संगठन है जो इनके मदद से, उन्होंने कहा है कि 20,000 जॉर्डन के नागरिकों को जो हमारे साथ आएंगे उनको ट्रेनिंग देगा, वहां जाएंगे। यह बहुत बड़ी बात होती है। दूसरे जो आंदोलन चल रहा है उसमें ईरान का हाथ हो ना हो, लेकिन उसके सोशल मीडिया उसको पूरी तरह सपोर्ट कर रहे हैं, करें ना करें वो तो हो रहा है। नंबर 2, ईरान का यदि मदद कर रहा है आर्थिक रूप से उसमें, तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा। ईरान की पूरी कोशिश है, जैसे मैंने कहा पहले, कि पूरे मिडिल ईस्ट में, अरब कंट्रीज में एक एंटी अमेरिका, एंटी इजराइल ऐसे भी तो हम देख सकते हैं ना सर, क्या ईरान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करके अमेरिका अरब देशों में ईरान के प्रति एक दुश्मनी पैदा करना चाहता है, डर पैदा करना चाहता है? बिल्कुल, और उसके खिलाफ में हो रहा, और जिसके खिलाफ में केवल जॉर्डन ही नहीं,
सऊदी अरबिया अमेरिका और इंग्लैंड बना के जो ईरान के खिलाफ और इजराइल को फिर से रिस्टैब्लिश करना चाहता है इतने जनसंहार के बाद भी, उसके खिलाफ इस हवा को तेज करने में ईरान कर रहा है, तो उसमें कोई खराब नहीं है। इसमें लावरोव की जो विजिट हो रही है चीन का, इनका भी उसमें हाथ हो सकता है, क्योंकि अब चीन बिल्कुल चाहता है यहां पे कि पूरे मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सेना तो हटे ही हटे, एंटी अमेरिका एक माहौल बने। इसे हम क्या इस नजरिए से देख सकते हैं कि ईरान नहीं कर रहा है, वहां की जनता में खुद गुस्सा है और वो बढ़ता जा रहा है, जॉर्डन में सामने आने लगा है, बाकी देशों में भी सामने नहीं आ रहा है। वह बिल्कुल सही आपने कहा, और उसमें इसीलिए मेरे कहने के मतलब है, उसमें यदि ईरान मदद कर रहा है तो उसकी तो नेचुरल बनती है वो करने की, और जो कर रहा है। जी, मैं इसलिए खबर आपके सामने रख रहा हूं और उसे देखने के बाद शायद आप यही प्रतिक्रिया देंगे। ये मुस्लिम वर्ल्ड लीग है, उसके जो महासचिव है, उन्होंने कहा कि आज जो गाजा की स्थिति है उसके लिए इजरायली सरकार जिम्मेदार है, यहूदी जिम्मेदार नहीं है। बताइए, ऐसा बयान देने की इस वक्त क्या जरूरत पेश आई इन लोगों को? मोहम्मद अल ईसा वैसे ये मुस्लिम वर्ल्ड में थोड़े प्रतिष्ठित नेता हैं, मतलब इनका जो ही आइडियोलॉजी है जैसा है, तो यदि धर्म की हम बात ना करें, केवल मुस्लिम वर्ल्ड की बात करें, तो इनकी कोशिश है कि किसी न किसी तरीके से सऊदी अरेबिया, देखिए इनका इशारा वहां भी हो सकता है इनडायरेक्टली, कि हम यहूदियों को गाली नहीं दे रहे, यहूदियों के खिलाफ नहीं है, हालांकि यह पूरी तरह से सच नहीं है। यहूदियों का ही एक हिस्सा, खासकर जो सेटलर्स बाहर से आए हैं, वह पूरी की पूरी तरह वह नेतान्याहू को सपोर्ट कर रहे हैं। यहां पे हम बिल्कुल कहते हैं कि हिंदू समाज मुसलमान के खिलाफ नहीं है, लेकिन इसका एक हिस्सा जो आज के सरकार को, जो आज के फासिस्ट सरकार को मदद कर रही है, वह तो उसका हिस्सा है। जो भी कारण है, दोनों की मिली जुली है। हम बिल्कुल अलग अलग करके चीजों को देखेंगे तो गड़बड़ होगी, पूरे को समझना होगा। लेकिन फिर भी जो कह रहे हैं, मैं उसका उस हद तक समर्थन करता हूं कि यहूदियों का एक अच्छा खासा हिस्सा, चाहे इजराइल में हो, अमेरिका में हो, इंग्लैंड में हो, वह नेतान्याहू का के खिलाफ है, इस जनसंहार के खिलाफ है, और जो वहां तक ये बात कर रहे हैं, मैं उसका समर्थन करता हूं। जी, जर्मनी के वकील अपनी सरकार के खिलाफ अदालत पहुंच गए हैं ताकि हथियारों पर पाबंदी लगा सकें। ये साफ साफ इसके पक्ष में आया है कि जर्मनी के वकील जो भी करे, जर्मनी को हथियार रोकने से ना रोक सकते हैं। अमेरिका के ही कई जगहों में, न्यूयॉर्क वगैरह में, वहां के वकील कोर्ट में गए थे, उन्होंने कहा था कि जनसंहार में अमेरिकी सरकार को सोचना चाहिए, लेकिन यह उनके रिस्पॉन्सिबिलिटी क्षेत्र से बाहर है कि उसको रोक सके। वही जर्मनी में होगा, लेकिन इसका असर, वहीं के लोगों ने कहा कि पॉलिटिकली जो जनता के ऊपर आ रहा है, क्योंकि जर्मनी अमेरिका के बाद सबसे बड़ा देश है हथियार की आपूर्ति करने में इजराइल को, जहां जनसंहार हो रहा है। इसके बावजूद कि आईसीसी, आईसीजे और पूरे विश्व भर के लोग कह रहे हैं, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली कह रहा है कि रोको, लेकिन नहीं रुक रहा है। इसका असर बहुत बड़ा होगा, और शोल्ज के लिए नहीं, पूरे यूरोपियन यूनियन के लिए बहुत बड़ी समस्या बनने जा रही है। वहां की जनता, जो कि अभी चुनाव में यूरोपियन, एक लाइन में मैं अगर ये कहूं सर कि शासक लोग अलग हैं, वो इजराइल के साथ खड़े हैं, लेकिन जनता चाहे यूरोप की हो चाहे अरब की हो, वो इजराइल के खिलाफ है। वो कहते हैं हिट द नेल, यानी नेल के ऊपर जहां तहां मार रहे हैं, वह नेल को कांटी कहते हैं हिंदी में ना, सीधे उसके उसमें मारे तो अंदर जाता। आपने वही बात कही, जनता की सरकार एक्चुअली जनता की नहीं, वह पूंजीपति वर्ग अपने शासकों को, अपने धनाढ्यों की सरकार है, वह हमारी सरकार नहीं है। और यदि जनता की सही में सरकार हो तो इन समस्याओं का खात्मा हो जाएगा। बिल्कुल सही। आखिरी खबर का रुख कर लेते हैं, हालांकि आपने थोड़ा सा उसका जिक्र पहले कर दिया, लेकिन यहां विस्तार से उस पर बात होना बेहद जरूरी है। फिलिस्तीन को पूर्ण राज्य के तौर पर सदस्यता दी जाए यूएन में, यह मामला यूएनएससी भेज दिया गया, इसे आप कैसे देखते हैं? जी हाँ, यूएनएससी में उनके जो भी हैं 10 मेंबर है, 5 तो मतलब परमानेंट है, 5 जो ऐसे आते हैं। यदि वहां से पास हो जाता है तो फिर जनरल असेंबली में जाएगा, 2/3 मेजॉरिटी चाहिए, और 10 साल से ये लोग ऑब्जर्वर के रूप में, यानी जाके बैठ सकते हैं, सुन सकते हैं। एक मतलब थोड़ी सी इज्जत टाइप है। अब पैलेस्टीनियन अथॉरिटी या फिलिस्तीन की तरफ से गया है कि बहुत समय हो गया, हमें मौका मिला है। इन लोगों ने 5 साल पहले भी ये सवाल उठाया था, तो अमेरिका ने उस समय धमकी दी थी कि यदि बात नहीं मानोगे तो हम
उसको रोक देंगे वीटो लगा के। और वैसे भी पैलेस्टीनियन अथॉरिटी की कहाँ स्वतंत्रता है कि अमेरिका इजराइल के खिलाफ बोल सके, लेकिन इस माहौल में उन लोगों ने लाया है। लगता है कि इसकी संभावना है 2 हफ्ते के अंदर में, चूंकि अब अमेरिका भी चाहता है कि जो भी हो इसको पूर्ण अथॉरिटी मतलब 2 स्टेट की मान्यता मिल जाए, पूर्ण स्वतंत्रता की बात कर ले। किस तरह की स्वतंत्रता और सार्वभौमिकता होगी वह बात अलग है, तकरीबन वैसे ही होगी जैसे दिल्ली राज्य की सार्वभौमिकता है भारतीय सरकार के अंदर में। जी, क्या आपको लगता है कि अमेरिका सपोर्ट करेगा? क्योंकि अभी अमेरिका ने इजराइल के खिलाफ यूएनएससी जब जो प्रस्ताव पास हुआ उसमें गैर हाजिर रहकर नेतन्याहू को झटका देने की कोशिश की। यहां वो वीटो करके पुचकारने की कोशिश कर सकता है इजराइल को। संभावना बन सकती है, लेकिन मुझे लगता है कि शायद वीटो ना दे, देखने की बात है। और उससे अपने आप को एब्सेंट कर लेगा, गैर हाजिर होगा, ताकि इजराइल के ऊपर दबाव पड़े। इजराइल के अपने नेतन्याहू जो काफी बड़े हो गए हैं अपने कद से, इसके बावजूद कि इतना हंगामा हो रहा है, उनको दबाने के लिए। और अमेरिका में कोशिश उनकी होगी कि चुनाव में बाइडेन जीत जाए। सब मिला के संभव है कि बाइकआउट करें और इस प्रस्ताव को पारित होने दें। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि पर्दे के पीछे बहुत कुछ चल रहा है कि अपना ही चूजा खुद पर गुर्राने लगा है। तो ऐसे में कुछ और तरफ से उसका दबाने की कोशिश तो की जाएगी ही। देखते हैं किसकी रणनीति, किसकी राजनीति और किसकी कूटनीति कामयाब होती है। रोजाना जो घटता है उससे रूबरू कराना अपनी जिम्मेदारी समझते हैं। सर उस पर बेहतरीन तरीके से तमाम चीजें बताते हैं। आपका बहुत शुक्रिया। फिर आपके साथ किसी और मुद्दे पर जुड़ेंगे। धन्यवाद। थैंक यू मिस्टर अकरम।